हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के भूमिति में पाठ 1 भूमिति के मूलभूत संबोध को शुरू कर रहे हैं, जिसमें नाम के अनुसार ही जो हमने पाठ लिखा है भूमिति के मूलभूत संबोध, तो उसमें सबसे पहला भाग आता है भूमिति। ये भूमिति का क्या अर्थ है वो पहले समझेंगे, और साथ में भूमिति में कौन कौन से गणितज्ञ ने अपना योगदान दिया है वो देखेंगे, और साथ में इसी पाठ का नाम मूलभूत संबोध यानी जो ओरिजिनल चिन्ह है जिस पर भूमिति आधारित है उसको समझना बहुत जरूरी है, और वो है हमारे बिंदु, रेखा, प्रतल, रेखाखंड और किरण। कुल 5 जो महत्वपूर्ण संबंध है वो अगर आप समझ लेते हो तो भूमिति की मूलभूत जानकारी से आगे आने वाले जो भी सवाल है वो आसानी से समझ पाओगे। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट में कुछ भाग मूलभूत संबंध के देखेंगे, जैसे बिंदु, रेखा, रेखाखंड, और अगले भाग में हम किरण और प्रतल के बारे में देखेंगे। उसके बाद ही हम सवाल के सूत्र देखेंगे। तो सबसे पहले देखना शुरू करते हैं कि भूमिति का क्या अर्थ होता है। नाम से ही पता चलता है, दो भूमिति को दो भागों में बांट दो तो दो शब्द इसमें बनते हैं, एक भू है और दूसरा मिति। भू मतलब भूमि और मिति मतलब मापन, यानी भूमि का मापन करना। भूमि में हम जैसे पुराने जमाने में खेत खलिहान इत्यादि का मापन होता था तो कोई ना कोई विशिष्ट आकार होता था, तो उसी का मापन करते करते ये एक भूमि गणित का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया भूमिति। इसमें कौन कौन से गणितज्ञ ने अपना योगदान दिया वो भी देखते हैं। तो आपको इस नोट्स के अनुसार अपने फेयर बुक में लिखना है। पहला क्वेश्चन है भूमिति का क्या अर्थ होता है। भू अर्थ वो मतलब होता है भूमि, मिति का अर्थ होता है मापन। भूमि के मापन के कारण ही भूमिति विषय की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन 2 में भूमिति विषय में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले गणितज्ञों का नाम लिखो। थेल्स नामक ग्रीक गणितज्ञ ने पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पिरामिड की छाया और समरूप त्रिभुजों के गुणधर्मों का उपयोग किए। भारतीय गणितज्ञ जैसे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य आदि गणितज्ञों ने भी भूमिति में महत्वपूर्ण योगदान दिए। तो बच्चों हम शुरुआत कर रहे हैं। ये सब क्यों आप लोगों को जानकारी दी जा रही है, क्योंकि कक्षा 8वीं में जो आपने गणित पढ़ा है उसके 2 भाग नहीं थे, बीज गणित और भूमिति। कक्षा 9वीं में हम देख रहे हैं कि हमारे गणित के 2 भाग हो जा रहे हैं, पहला बीज गणित और दूसरा भूमिति। तो इसीलिए भूमिति का अर्थ पहले आपको समझना जरूरी है, और भूमिति में कौन कौन से महत्वपूर्ण गणितज्ञ हैं वो भी जानना जरूरी है। तो अभी हमने प्रश्नों के उत्तर से देखा कि थेल्स ग्रीक गणितज्ञ का भी योगदान है पाइथागोरस के रूप में, समरूप त्रिभुजों के रूप में, और हमारे भारतीय गणितज्ञ को भी नहीं भूलना है, वो आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य का भी योगदान है। इसके बाद हम चलते मूलभूत संबंध पर। भूमिति के मूलभूत संबोध कौन से हैं, क्या उन्हें परिभाषित कर सकते हैं। तो मूलभूत संबोध जो हम सीखने वाले हैं, पहला बिंदु है, रेखा, रेखाखंड, किरण और प्रतल। बिंदु को अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं, रेखा को लाइन, रेखाखंड को सेगमेंट और किरण को रे, प्रतल को जो होता है प्लेन कहते हैं। तो सबसे पहले हम आगे चलते हैं, बताते हैं कि इन सब के जो कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन इन्हें समझने के लिए हमें इनका वर्णन करते हैं, वर्णन के द्वारा ही समझते हैं ताकि हमें आगे सवाल समझने में, प्रमेय समझने में आसानी हो। तो यही पॉइंट यहाँ लिखा गया है। भूमिति के मूलभूत संबंध को परिभाषित नहीं किया जा सकता, बल्कि इनका वर्णन किया जा सकता है। पहला आएगा हमारा मूलभूत संबंध बिंदु, पॉइंट जिसे कहते हैं। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, जैसे आप अपने हाथ में पेन ले लीजिए। अभी जैसे वीडियो देख रहे हैं तो आपके हाथ में जरूर नोटबुक और पेन होगा, तो पेन का जो टिप है नोटबुक पर जाकर धंसा दीजिए। जैसे ही आप धंसाएंगे तो जो पेन का नुकीला हिस्सा है वो जब पेज पर जितनी जगह, छोटी सी जगह घेरता है, वह छोटा सा क्षेत्र हमारे लिए क्या कहलाता है,
बिंदु। तो ये है बिंदु का। बिंदु का कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, बस उसका एक वर्णन किया जा सकता है। तो बिंदु बनाते कैसे, कैसे वर्णन कर रहे हैं कि किसी समतल जगह पर जब हम किसी नुकीले, जैसे नुकीला जो कोई भी हो सकता है, पेन का टिप, पेंसिल का टिप, सुई, पिन, कोई भी नुकीले चीज़ से जब हम निशान लगाते हैं तो जो वहाँ क्षेत्र घिर जाता है, और क्षेत्र बड़ा नहीं होता, बहुत ही छोटा होता है, छोटा क्षेत्र घिर जाता है, उस छोटे से क्षेत्र को हम बिंदु कहते हैं। इसे कैसे नामांकित करेंगे? तो जैसे यहाँ पर अभी बिंदु हमने यहाँ पर, जैसे मैं बता सकती हूँ कि तुमको किसी पेज पर लेकर इस तरह से ऐसे डॉट लगा देंगे। तो ये हमने डॉट जो लगा दिया ना, ये जो क्षेत्र घेर लिया, इस सफ़ेद बोर्ड पे ये काला दिख रहा है, यही हमारा बिंदु है। अब इसे कैसे नामांकित करेंगे? तो जैसे यहाँ बिंदु, उसके बाजू में आर लिखा है, तो लिखने के लिए हम शब्द में बिंदु आर लिखेंगे। यहाँ पे भी डॉट और डी लगा है तो बिंदु डी लिखेंगे। तो ये जो तीसरा है वो आप लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है, और साथ में ये होमवर्क आपको फेयर बुक में तो करना ही है। आप 200 पेज की फेयर बुक भूमिति के लिए बना रहे हैं। इसमें ये हमने इससे पहले कक्षा 9वीं के लिए 8वीं के गणित का रिवीजन पार्ट 1 पार्ट 2 फेयर नोटबुक 200 पेज में लिख चुके हैं। उसके बाद ही आपको पार्ट 1 शुरू करना है। पार्ट 1 बिना रिवीजन के शुरू नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिखा है तो वो ज़रूर लिख लें, ये बहुत ही ज़रूरी है। रिवीजन पार्ट 1 पार्ट 2 लिखना, और साथ में उसका ओरल भी देना। 5-5 के सूत्र रोज आपको याद करने हैं, रोज ऑडियो भेजते रहना है रिवीजन के रूप में। तो ये जो मैंने होमवर्क दिया आपको फेयर बुक में भी लिखना है, और साथ में आप ये वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपना नाम लिखते हुए इस प्रश्न का जो उत्तर, होमवर्क का उत्तर कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए। मैं ज़रूर उसको चेक करती हूँ, तो इसलिए ज़रूर लिखना। इसके बाद दूसरा जो हमारा परिभाषा आ रहा है रेखा या संबोध, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं लाइन। जो हमारा परिभाषा या मूलभूत संबोध है वो हमारा दूसरा है रेखा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइन। ऐसे बिंदुओं का समूह जिसकी लंबाई का मापन, इसको जरा सा मैं डार्क कर देती हूँ, लंबाई का मापन असंभव हो उसे रेखा कहते हैं। ऐसे बिंदुओं का समूह, अर्थात जब जो बिंदु है ना, बिंदुओं के समूह से रेखा बना है। तो देखा यहाँ पे जो मैं बनाई हूँ, तुम ध्यान से देखोगे तो ये मिला हुआ नहीं है, इसमें कई डॉट मैं लगाई हूँ एकदम पास पास। आप भी अपने नोटबुक में जब खींचोगे तो डॉट ना पेन से या पेंसिल से बहुत ही नज़दीक नज़दीक पास पास लगाना, ऐसे लगाना कि वो बिंदु जुड़े हों। जब ऐसे बना लोगे तो अंत में तुम्हें दिखाई देगा कि ये बिंदुओं का समूह जो है वो एक रेखा का रूप ले लिया है। और चूंकि ये दोनों तरफ असीमित उसकी लंबाई है, इस तरफ भी असीमित है, इस तरफ भी असीमित है, तो इसलिए असीमित लंबाई को दर्शाने के लिए हम एरो का उपयोग या तीर का निशान का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, इसे पढ़े कैसे, इसे कैसे नामांकित करें, तो उसकी 2 विधियाँ, पहली विधि और दूसरी विधि, ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे गलत करते हैं। ये पढ़ाया तो आप लोगों को 6ठी क्लास में गया है, लेकिन मैं रिवीजन के रूप में वापस इसमें ले रही हूँ ताकि आप आगे कोई गलतियाँ ना करें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो रेखा का निशान और उसके नीचे कैपिटल अक्षर से ए बी लिखा है, तो पढ़ेंगे कैसे, रेखा ए बी। ये पहला विधि है कि 2 अक्षर कैपिटल लेटर का उपयोग किया है, तो उसको रेखा के नीचे ऐसे तीर के पास लिखते हैं और पढ़ते ऐसे हैं, रेखा ए बी। दूसरी विधि है, अगर एक लेटर का उपयोग कर रहे हैं तो वो स्मॉल लेटर का उपयोग करेंगे और तीर के नीचे एक जगह लिखेंगे आगे की ओर, और उसका नाम होगा रेखा क्यू। तो अभी अगर ये दोनों विधि समझ लिए हो तो आप लोगों को ये होमवर्क में दिया जा रहा है, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगी, आप लोगों को लिखना है फेयर बुक में भी, और साथ में अपना नाम लिखते हुए आपको कमेंट बॉक्स में भी इसका उत्तर लिखना है, ताकि मैं देखूं कितने बच्चे उत्तर दे पा रहे हैं। उसके बाद है रेखाखंड या सेगमेंट।
रेखा का वह भाग जिसे नापा जा सकता है उसे रेखाखंड कहते हैं। हम जैसे जानते हैं कि किसी भी रेखा की लंबाई मापना असंभव होता है, रेखा की लंबाई हम नाप नहीं सकते हैं, परंतु रेखा का ही अगर छोटा सा भाग ले लें, ये छोटा सा भाग ले लें तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है, रेखाखंड। रेखा का खंड, रेखा का भाग, तो वह उसको हम आसानी से स्केल से नाप सकते हैं। तो रेखाखंड जो आसानी रेखा का भाग है और आसानी से नापा जा सकता हो उसे रेखाखंड कहते हैं। देखो डायग्राम बनाते समय भी मैं सबसे पहले रेखा बनाई हूँ, फिर उसको यहाँ से काटी हूँ और काट के नीचे ली हूँ और यहाँ पर उस चीज को, उस रेखा के भाग को दो अंत बिंदुओं से दर्शाई हूँ। तो रेखाखंड का अंत जो होता है तीर के निशान से नहीं, अंत होता है बिंदुओं से। तो रेखाखंड का जरूर याद रखना, रेखाखंड का अंत दो बिंदुओं से होता है और रेखा का अंत दो एरो से हम दिखाते हैं, तीर के निशान से। इसे कैसे नामांकित करें, तो यहाँ पर हमें दिया गया है रेखाखंड की चाहे, उसके नीचे कैपिटल लेटर से दो अक्षर लिखे गए, इसको पढ़ेंगे रेखाखंड PF। और यहाँ भी रेखाखंड बनाया गया, उसके नीचे दो कैपिटल लेटर लिखे गए, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो ये आपका होमवर्क है और इसको आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखना है और फेयर में लिखना है। तो बच्चों, ये मेरे पहले वीडियो में जो 5 संबंध मुझे समझाना है, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, प्रतल, उसमें से मैं यहाँ पर कौन कौन सा भाग समझा चुकी हूँ, बिंदु, रेखा और रेखाखंड समझा चुकी हूँ। आपको अगले वीडियो में किरण और प्रतल के बारे में समझाया जाएगा, तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिए। थैंक यू।